प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। मेरे भारतवासियों पाठ भाग हमने शुरू करके रखा था। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। लेकिन आगे पाठ भाग में आगे जाने से पूर्व आपको एक बार फिर से उन पाठ भाग के प्रमुख बिंदुओं को मैं ज़रा जानकारी दे दूँ। तो हमने इस पाठ भाग में देखा कि नेहरू जी ने अपने पहले भाषण में हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए कहा है और बहुत बातों को हमें याद भी दिलाया है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कही है कि हमने नियति से मिलने का वादा किया था, वो हम पूरा कर चुके हैं और हमें कल सुबह जब पूरी जनता जागेगी तो वो जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास में ऐसे पल बहुत ही कम आते हैं जब ये अवसर मिलता है कि हम स्वतंत्र हों। पुराने युग को त्याग कर हम नए युग की ओर जाने का अवसर बहुत कम मिलता है। और उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि शोषित जनता की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यहाँ की जनता को स्वतंत्र होने के बाद ये अवसर मिलेगा कि वे अपनी बात कह सकें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस अनुच्छेद में ये कही है कि हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम मानवता की सेवा करें और इस मानवता की सेवा करें और साथ साथ भारत की जनता की भी सेवा करें। बच्चों, आगे नेहरू जी के भाषण की ओर जाने से पूर्व आप कुछ बातों की ओर जरूर जाइए। इन बिंदुओं की ओर जरा देखिए, प्रमुख बिंदुएं क्या क्या थी। आगे अपने भाषण की ओर जाने से पहले पिछली क्लास की कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर चलते हैं। नियति से मिलने का वचन देना। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की सुबह होगी, जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह, गुलामी का अंत, शोषित आत्मा अर्थात इस देश की जनता को अपनी बात कहने का अवसर मिलना, समर्पण के साथ भारत की जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेना। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे भारतवासियों नामक भाषण के में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमसे क्या कहना चाहते हैं। अब हम आगे उनके भाषण की ओर चलते हैं। India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। विश्व की चुनौतियों को स्वीकार करें। अनुच्छेद को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। इतिहास के प्रारंभ के साथ भारत ने क्या आरंभ किया? अपनी अंतहीन खोज। अंतहीन खोज माने जिसका कभी अंत न हो, खोज माने डिस्कवरी। अगला प्रश्न है, भारत की सदियां किससे भरी हुई हैं? भारत की सदियां इसकी खोज की असफलताओं और सफलताओं से भरी हुई है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, खोज की हैं। किसी में हम सफल हुए हैं और किसी में असफल हुए हैं।
अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कभी किसी से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, किससे? तो हाँ, खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई है। हमेशा भारत नई नई खोज में लगा रहा है। उसने नए नए आविष्कार किए हैं और उसमें सफलता भी पाई है, कभी असफलता भी पाई है। जैसा भी अवसर हो, यहाँ गुलामी हो या फिर हम अच्छे खुशी रहें, जैसा भी अवसर हो, हमने क्या नहीं किया है, अपनी खोज से दृष्टि को नहीं हटाया है। हमेशा हमने अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही नेहरू जी कहते हैं। उसको जानने के लिए आप ये वीडियो जरा देखिए। आज भारत की आजादी को 71 साल होने को है। तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चले आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज थी। चले इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के शेवरलेट ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशरी एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण ये कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही। बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम। तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी।
तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी। और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना, आई रिपीट सालाना 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर्स जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब की जीवन शैली आज के दौर से बहुत निम्न थी। वीडियो से आपने भारत की स्थिति को जाना। आगे नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। आदर्श माने सच्चाई, ईमानदारी को साथ लेकर चलना चाहिए, उससे हमें शक्ति मिलती है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। यहाँ बच्चों क्या कहना चाहते हैं? आज हम दुर्भाग्य का युग का अंत कर रहे हैं। दुर्भाग्य का युग क्या था? हमारे में गुलामी का युग था, वो खत्म हो चुका है और हम भारत को पुनः फिर से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत खुद को खोज पा रहा है। इस कथन का तात्पर्य क्या है? यहाँ नेहरू जी ने ये कहना चाहा है कि हम गुलामी, अभी तक गुलाम थे और आज हम आज़ाद हो रहे हैं, और आज़ादी के समय हमें ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम में कैसी ताकत है और हम क्या क्या और कर सकते हैं जिससे हम भारत को उन्नति के पथ पर ले जाएं। भारत पुनः खुद को खोज रहा है। यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि भारत फिर से अपने आप को खोजने का प्रयास कर रहा है। कैसे वो नए आविष्कार करे, क्या करे कि आगे वो कभी गुलाम ना हो, यही यहाँ पर कहना चाहा है। किसका उत्सव मना रहे हैं? आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। और नए अवसरों के खुलने का क्या एक महज कदम मात्र है? आज प्राप्त आज़ादी महज एक कदम मात्र है। महज मतलब केवल एक कदम मात्र है नए अवसरों के खुलने का। आज हमें नए नए अवसर खुल रहे हैं। यहाँ की शोषित जनता अपनी बात कह सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो आज़ाद है आज। यही है नए अवसरों के खुलने का मतलब अर्थ। नेहरू जी आगे कहते हैं कि इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये तो महज हमें आज आज़ाद हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी संभावनाएं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कल हमारे लिए विजय इससे भी बड़ी होगी। ये हम आज ही निर्णय कर ले, कल हमें बहुत कुछ करना है। नेहरू जी ने अपने भाषण में हमसे ये सवाल पूछा है कि भविष्य में क्या हम अपनी इस चुनौतियों को स्वीकार कर सकेंगे? क्या हम में इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति है कि हम अवसरों को समझेंगे और भविष्य में हम इन चुनौतियों को स्वीकार कर सकेंगे? ये हमसे एक सवाल पूछा है नेहरू जी ने। क्या हम इस पे पूरे उतर सकेंगे? क्या हमारे पास इतनी शक्ति है? इस अनुच्छेद को पूर्ण रूप से समझने के लिए एक और बार हम उसकी ओर चलते हैं। इतिहास में आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी अपनी खोज से दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने उसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम में इतनी शक्ति है और बुद्धिमत्ता कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? के संक्षेपण के रूप में हम कह सकते हैं, भारत ने इतिहास के आरंभ के साथ ही अपनी खोज भी आरंभ कर दी।
कई बार उसे सफलता मिली और कई बार असफलताएं भी, लेकिन कभी भी खोज से उसने दृष्टि नहीं हटाई। आज हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं और कई बड़ी विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम हर चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। उससे हमें शक्ति और बुद्धि की आवश्यकता है कि हम समय पर अवसर देखकर भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एक शीर्षक भी दीजिए। आशा करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे और इस संक्षेपण को भी लिख लेंगे। बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।